हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह एमसीसी द ग्लोरियस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैट्रिक के परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सूत्र को लेकर आया हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएँ। जो वास्तविक संख्या है इससे हम लोग क्या क्या सूत्र बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अर्थात हम जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं यानी जो बीच में रखा जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। अब इसी को एक और नाम से हम जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं वो होता है a इक्वल टू, अर्थात हम कह सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जहाँ जो r होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और लेकिन b से छोटा होता है। यानी r का मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट सूत्र। नेक्स्ट है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यानी जब भी दो संख्या दिया रहे तो उसका लसा और उसका मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सूत्र है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट जो सूत्र है हम लोग का दूसरा चैप्टर बहुपद। जो बहुपद होता है तो बहुपद में हम देखते हैं कि सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो ये बहुपद जिसका घात 1 होता है वो क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप यानी व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b होता है। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, जिस बहुपद का घात 1 हो उसका शून्यक भी 1 ही होता है। यानी घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, घात 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, घात 3 है तो शून्यक भी 3 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रैखिक बहुपद है, घात 1 है और इसका व्यापक रूप ax प्लस b है। नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हम लोग का है, चूँकि द्विघात बहुपद है इसलिए इसका घात 2 है और इसका शून्यक भी 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद होता है जिसका घात 3 हो और इसका व्यापक रूप ये आप देख सकते हैं कि व्यापक रूप क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये हम लोग का व्यापक रूप होता है, यानी सामान्य रूप कह सकते हैं, इसी रूप का होता है। अब देखते हैं इसका बहुपद का जो सूत्र है द्विघात बहुपद का, जो कौन सा सूत्र फॉलो होता है निकालने के लिए। तो देखिए, हम जानते हैं द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। अब वो 2 शून्यक हम अल्फ़ा और बीटा मान लें तो उसे शून्यक निकालने के लिए पूछा जाता है कि इसका तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो उसके लिए हम लोग को ये सामान्य सूत्र याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि 2 शून्यक दिया है अल्फ़ा और बीटा तब ये सूत्र फॉलो कर सकते हैं, अगर शून्यक दिया हो तो। अगर शून्यक नहीं दिया है और पूछे कि इन शून्यकों का योगफल ज्ञात करें तब हम देखते हैं नेक्स्ट सूत्र के लिए। नेक्स्ट सूत्र के लिए हम लोग का शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यानी हम आपको बताए हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का होता है। जब इस रूप का होता है तो जो पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे ए कहते हैं, जो एक्स का गुणांक होता है उसे बी कहते हैं, और जो बच जाता है उसे सी कहते हैं। तो ये हम लोग का बेहद ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये शून्यकों का योगफल हुआ। उसी तरह होता है शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है
वो होता है C/A, सेम उसी तरह से। और इसी दोनों सूत्र को जब हल किया जाता है तो हम लोग का ये बन जाता है 1/α + 1/β। तो इसका सूत्र बन जाता है -B/C, जो कि मैट्रिक एग्जाम में हर एक बार पूछा जाने वाला सूत्र है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इस बार भी 100% मैं कहता हूँ कि इस बार भी पूछेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सूत्र। जो नेक्स्ट सूत्र है ये त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद चूँकि घात 3 होता है इसलिए इसका 3 शून्यक होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो उस समय हम लोग पढ़े थे अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल ये होता है -B/A। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का जो योग होता है वो होता है C/A, और तीनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A होता है। तो हम लोग को सूत्र ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सूत्र, जो कि चैप्टर नंबर 3 से है। 3 नंबर जो चैप्टर है वो कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम देखना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ये है 2 समीकरण। 2 समीकरण से ही हम किसी का हल निकाल सकते हैं। तो ये दोनों समीकरण ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी दोनों समीकरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पूछा जाता है कि कितने हल है, प्रतिच्छेदी है या अविरोधी है, विरोधी है, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला हम A1/A2 निकालेंगे, अर्थात इस A1 से A2 में भाग देंगे, यानी पहला समीकरण के A1 पहला समीकरण A2 से भाग देंगे, और फिर B1/B2 निकालेंगे, C1/C2। यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए, बराबर नहीं आए, तब हम उसे संगत कहेंगे और उसका केवल एक हल होता है और वो प्रतिच्छेदी रेखाएं और वे अविरोधी भी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। उसी तरह जब तीनों बराबर आ जाए, अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तब ये संगत तो कहलाएंगे ही, साथ में उसका अनेक हल होता है और वो एक दूसरे के संपाती होते हैं या फिर आश्रित भी कहलाते हैं। तो देखिए संपाती या आश्रित का मतलब जब इसका ग्राफ देखा जाता है तो एक रेखा होता है एक समीकरण के लिए, दूसरा रेखा सेम इसी के ऊपर दूसरा रेखा जाता है तो वही संपाती कहलाता है या फिर आश्रित कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जब उसी तरह हम निकालेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाए और C1/C2 के बराबर नहीं आए, अर्थात हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 निकालते हैं, तब उस समय असंगत कहलाएगा और कोई हल नहीं होगा। असंगत और कोई हल नहीं, और वो समांतर और विरोधी कहलाता है। अब ये ध्यान में रखिएगा जिसका हल संभव है या तो एक हो या अनेक हो तो वो संगत कहलाएगा, और जिसका हल निकालना संभव नहीं है वो असंगत या कोई हल नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट, जो कि चैप्टर नंबर 4 से संबंधित है, विवेचक। विवेचक क्या होता है? विवेचक को विवेक्तर भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विवेक्तर का सूत्र क्या है। तो ध्यान में रखिएगा विवेचक कहें या फिर विवेक्तर कहें, इसे डी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है B² - 4AC। अब ये B² क्या होता है? तो जो द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि क्या होता है, AX² + BX + C। तो जो x² का गुणांक होता है वो A होता है, जो x का गुणांक होता है वो B होता है, जो बच जाता है वो C होता है। तो सेम उसी तरह हम लोग का B² - 4AC निकाल देना है, हम लोग विवेचक निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जब
विवेचक का मान अर्थात डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तब उसका मूल यानी x का मान जो निकलेगा वो वास्तविक और समान यानी बराबर निकलेगा। तो वास्तविक होगा ही लेकिन बराबर भी आएगा, x का मान दोनों मान बराबर आएगा। चूँकि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकलेंगे इसलिए दोनों मान यहाँ बराबर ही होगा चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। यदि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, यहाँ देख रहे हैं 0 से बड़ा हो तब मूल तो वास्तविक होंगे ही, ये असमान मतलब अलग अलग मान आएंगे। दोनों x का मान एक जैसे नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाए, तब उसका मूल निकलना संभव नहीं है, यानी वो अवास्तविक कहलाएगा, यानी काल्पनिक भी बोल सकते हैं और इसका मूल नहीं निकाला जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जिसका मूल निकाला जा सकता है यानी जो वास्तविक हैं उसका मूल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये मूल यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बोल सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल सकते हैं बटा 2a, ये हम लोग का सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। जब प्लस माइनस दोनों है इसका मतलब एक बार प्लस लेकर हम लोग का एक मान निकलेगा और दूसरा मान माइनस लेकर निकाल सकते हैं, दोनों मान इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सूत्र है जो कि चैप्टर नंबर 5 का है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि सार्वंतर यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो जब बराबर मात्रा में मान बढ़े, हर एक स्टेप में बराबर बराबर वृद्धि हो या हर एक स्टेप में बराबर बराबर कमी हो, तब वो कहलाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे इम्पोर्टेंट है सार्वंतर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो डी आता है, या तीसरा में से दूसरा घटाते हैं तभी डी आता है, या चौथा में से तीसरा घटाएंगे तभी डी आएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, सार्वंतर दूसरा पद में से पहला घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, यानी किसी भी आगे वाला संख्या में से उसके जस्ट पीछे वाला संख्या घटा दिया जाए तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर आ जाता है। अब देखिए, सार्वंतर आने के बाद हम लोग निकालते हैं अंतिम पद या nवां पद। तो अंतिम पद या फिर nवां पद को हम an से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग का सूत्र है, जहाँ a प्रथम पद कहलाता है, n उसके संख्याओं की संख्या यानी टोटल कितना संख्या है, और d जो है सार्वंतर होता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे Sn होता है जो कि एक योगफल होता है, n संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग का सूत्र है। और उसी तरह एक और सूत्र Sn का है, तो Sn का एक और जो लास्ट सूत्र है, Sn बराबर n/2 इंटू a यानी प्रथम पद और n पदों का योगफल अगर जोड़ लिया जाए तो ये हम लोग का Sn का मान आ जाता है। तो ये हम लोग का बेहद ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये चैप्टर नंबर 5 तक, जो कि चैप्टर नंबर 5 तक आपका सूत्र इम्पोर्टेंट सूत्र आपको बता दिए हैं। इससे फिक्स है कि आपको 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये हम लोग का वीडियो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जस्ट अपलोड किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।